हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का जो हम चैप्टर कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसका पार्ट 1 कराया था, आज उसका दूसरा पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर पेपरों में आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक, तो मेन डोमेन्स ऑफ अर्थ, मेन या मेजर जो भी है, मेजर होगा वैसे यहाँ पे। तो ये डोमेन्स से सारे मैंने पढ़ाए थे और धीरे धीरे आपको इसको कराऊंगा आगे मैं कैसे करना। ठीक है, हमने यहाँ तक कल तक कर लिया था, ये सारा कर लिया था हमने। आज हम ये करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया था। आज हम करेंगे जलमंडल से चालू। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पानी है। 70% तो पानी है। पृथ्वी का 71%, 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब जो हम जहाँ पे रहते हैं, जितने लोग रह रहे हैं, जो देश हैं जितने भी, वो क्या है 29%, और 71% क्या है, पानी है, जिसमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, जल, ये सब आ जाते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प की सभी सम्मिलित चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जल के रूप में हैं उसे जलमंडल में कहते हैं। नदियाँ हो गई, समुद्र हो गई, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिंपल भाषा है एनसीईआरटी की। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत काम का है। जैसे ये रहा महासागर, जितने भी जल की बात की जाए तो क्या किया जाएगा, 97.5% जल जो है वो क्या है, महासागर का। और ये क्या है, लवण। लवण मतलब सॉल्टी है, मतलब पी नहीं सकते, इसको पीने का काम में नहीं आता। बाकी 2.5 जो बचा है वो हमारा पीने का स्रोत है। वो क्या हिमनदियों से आता है, ठीक है, बर्फों से आता है, नदियों से आता है, उन सब से आता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है, तथा वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो भूमिगत जल जैसे हमारे जो नीचे है, बोर से हम आते हैं, नलके से आता है, इन सब चीज़ों से आता है, समर से आता है। ठीक है, हिमनदियाँ, जितने भी हिमनदियाँ, ग्लेशियर्स हैं, उनसे, बाकी जो नदियों से आता है भूमिगत जल, और बर्फ की परतों से, इन सब से आता है जल, वो हम पी सकते हैं, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए हम 2.5% जल का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पास इतने जल है पीने के लिए, अपने उपयोग में लाने के लिए। बाकी जितना भी है 97.5 जो भी है वो क्या है, हमारे लिए उपयोग का नहीं है, लवण है वो। ठीक है, बहुत सॉल्टी है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण मतलब जो पी सकें इसको, जो सॉल्टी ना हो, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। ठीक है, इसका करते हैं महासागर। महासागर की बात करते हैं। महासागर जलमंडल मुख्य भाग है। ठीक है, मुख्य, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे महासागर जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मैंने बताया था आपको पहले से। एक मैं वीडियो आपको लगा लेता हूँ, इसमें इजी रहेगा आपको बताना। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, ये सारे महासागर ही हैं, ये सारे महासागर हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये बस मैंने मैप्स लगाया है, इससे ईजी रहता है पढ़ना। इससे पढ़ाई कीजिए, अगर जितने आप मैप देखेंगे उतने आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये सारे मैप्स ही हैं, जितने महासागर हैं ये सारे जुड़े हैं आपस में। देखा, सब पानी के माध्यम से जुड़े हुए आपस में। ठीक है, उसके बाद महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, मतलब चलता रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, तरंगे होंगे, ज्वार भाटा जैसे टाइड्स कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, तरंगों को वेव्स कहते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं कुछ बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिए। वैसे मैं यहाँ बताया जा रहा हूं। जैसे तरंगों को कहते हैं तरंगे, इन्हें कहते हैं वेव्स। ठीक, उसके बाद क्या है, ज्वार भाटा, टाइड्स, उसके बाद क्या, महासागरीय धाराएं। ओशन करंट्स। ठीक, तरंगों को वेव्स कहते हैं और धाराओं को क्या कहते हैं, करंट्स। ठीक है, ये याद कर लेना और आपके लिए जरूरी भी है। ठीक है, उसका देखते हैं। आपके देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, ये हो गया। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय, ये पहला, तरंगे पहला, ज्वार भाटा दूसरा, तीसरा कौन सा, महासागरीय धारा है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। कौन सी 3 प्रमुख गतियां, 3 प्रमुख गतियां क्या हैं, ये रही, ये 3 प्रमुख गतियां हैं महासागरीय जल की। प्रमुख 3 गतियां, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं।
बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। बड़े से छोटे मतलब बड़े से छोटे, इसमें क्या है? पहला प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जैसे कहते हैं, तो वहाँ पे मैं चार्ट जो था उसी बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ठीक, ये रहा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, ठीक। ठीक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक, अटलांटिक, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा। प्रशांत का रखना पैसिफिक कहते हैं इसे, ठीक। हिंद, इसे कहते हैं इंडियन ओशन। दुनिया में एक ऐसा ही देश है जिसके नाम पे एक ओशियन है, महासागर है, वो हमारा देश है हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिणी महासागर, दक्षिणी दक्षिणी आर्कटिक, दक्षिणी महासागर से कहते हैं साउथर्न ओशियन। उसका आर्कटिक महासागर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। साउथ ईरा, इसे पैसिफिक कहते हैं, पूरा पैसिफिक है जो, ठीक। उसके बाद साउथ अटलांटिक, इसमें साउथ भी दे रखा है, बस अटलांटिक इतना याद रखना है आपको, ठीक। उसका इंडियन ओशन ये रहा, इसे कहते हैं हिंद महासागर, इंडिया के नीचे हिंद महासागर पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारे क्रमशः बड़े और छोटे के आधार पर, सबसे बड़ा ये, फिर महासागर, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिणी है, फिर आर्कटिक है। आर्कटिक नीचे सबसे छोटा, ऐसे याद रखना है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, 1/3 ऑफ अर्थ। कौन है? पैसिफिक ओशन, ठीक। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ठीक। मैरियाना ट्रंच, मैरियाना ट्रंच कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। ये सारी चीज़ आपको याद करने लायक है, याद करनी भी चाहिए, ठीक। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार मतलब सर्कुलर है प्रशांत महासागर, ठीक। उसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। इस चित्र में देख सकते हैं आप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। इधर से भी है प्रशांत महासागर, इधर से महासागर, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये भी इसके, दक्षिण अमेरिका और साउथ नॉर्थ अमेरिका इसके साथ ही है। जैसे कि ये देखो, ये रहा यहाँ से, ठीक। उसके बाद ये रहा एशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये ऐसे स्थित हैं इसके, 1 2 साथ में ये ऐसे स्थित हैं सारे, वो यहाँ बोला गया है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका वो दिया है यहाँ पे। एशिया ये रहा, ये अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया ये रहा पैसिफिक, उसका दक्षिण अमेरिका ये रहा पैसिफिक, ये रहा पैसिफिक। चारों तरफ से कौन सा घिरा हुआ है? इनसे घिरा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक मैंने बताया बड़े होने के आधार पे कौन सा, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। सेकंड कौन सा, अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर कहते हैं। अटलांटिक देख लीजिए आप कैसा है, ठीक है। अटलांटिक ये रहा अटलांटिक, ठीक, ऐसा अटलांटिक। तो अंग्रेजी भाषा का एस अक्षर बन गया, वो यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के समान है ये। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है। पश्चिमी किनारा कौन सा है, ये रहा उत्तर और दक्षिण, ये रहा, ठीक है, ये रहा पश्चिमी किनारा, ये रहा। और यूरोप और अफ्रीका, ये रहा यूरोप अफ्रीका। ये कौन सा, पूर्वी किनारा। और ये रहा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये रहा कौन सा, पश्चिमी किनारा। वो यहाँ पे लिया है। मैपिंग जितना देखेंगे उतना यहाँ पे बढ़िया रहेगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, ये इसका दंतुरित, तुमने मतलब देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऐसे करके। इंडोबैंड कहते हैं दंतुरित को, ठीक। यह अनियमित मतलब इरेगुलर, देख रहे होंगे आप कुछ भी ऐसा इसमें आपको दिखेंगे रेगुलर हो, ठीक है। अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रोव, नेचुरल हार्वर्स किन्हें कहते हैं, पोताश्रोव कहते हैं। नेचुरल हार्वर्स, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे। पत्तनों को कहते हैं पुट्स, ठीक, पुट्स आदर्श स्थिति है, इसलिए अब क्या बोला जाएगा, हमेशा याद रखना ये कौन सा, अटलांटिक महासागर क्या है, पोताश्रोव, तो नेचुरल हार्वर्स होते हैं उनके लिए बात करें, और पोर्ट्स के लिए यानी पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है, ठीक है। ये हमेशा है कि क्यों यहाँ ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि ये आदर्श स्थिति पैदा करता है, ठीक। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, बताया मैंने, बता दिया वैसे ही। व्यापार का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर पड़ा हुआ, ये बताया मैंने आपको। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया का मैप ही त्रिभुजाकार है, ये रहा, ठीक, त्रिभुजाकार है। एक ये जा रही है, ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार है, ठीक। हिंद महासागर, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, ये आपको लिखा होगा, ये रहा उत्तर में, ये रहा एशिया, ठीक, ये रहा इंडियन ओशन, उत्तर में ये रहा, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में ये इतनी लोकेशन याद रखेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिणी ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर ये रहा, ठीक। अब किसको घेर रहा है, अंटार्कटिक को, ठीक है, चारों ओर से घेर लिया, ठीक है। तो ये बताया दक्षिणी महासागर चारों ओर से घेरता है किसको, अंटार्कटिक को। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए दक्षिणी अक्षांश 60 डिग्री तक, यहाँ पे इसका 45 है, इसका दिया 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, यहाँ तक फैला हुआ है। इससे और ऊपर होगा, फैला हुआ है नहीं, यहाँ तक 45 बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ तक ये साउथर्न एशियन ही है, ठीक। उसके बाद ये लिखना जरूरी है कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर, अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा उत्तर की ओर ऊपर है, और 60 डिग्री दक्षिणी मतलब यह दक्षिणी, ये दक्षिणी मतलब यहाँ का जो पड़ रहा है, यहाँ से जो होगा दक्षिणी होगा, ठीक है। ये 0 से यहाँ जो है दक्षिणी, यहाँ 60 डिग्री देशांतर होगी। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये बिल्कुल ऊपर है, जैसे ये पृथ्वी है, ये ऊपर की साइड है, तो यही आर्कटिक महासागर यहाँ आ रहा है ऊपर, ठीक है। कहाँ है, उत्तर ध्रुव में बिल्कुल स्थित है।
उत्तर भारत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, ये भी लिखा हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, ये नाम जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। बेरिंग जल संधि कहाँ से है? क्यों? प्रशांत महासागर से मिला हुआ है, ठीक है। ये रहा आर्कटिक महासागर, ये रहा प्रशांत महासागर, ठीक। यहाँ ये मिला हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओशन जो है वो बेरिंग जल संधि, बेरिंग। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे जब मैप भी करेंगे, तो मैप में भी दिखा दूंगा। और आपके काम है कि बेरिंग जल संधि को ढूंढना, और जल संधि और स्थल संधि के बारे में मैंने आपको बताया। बेरिंग स्टेट, स्टेट हो गया था जल संधि, और इस्तुमस को कहते हैं स्थल संधि। बताया था मैंने आपको, कल ही बताया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी चीज़ को आप हल्के में ले सकते हैं इस चैप्टर में, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। आगे वायुमंडल, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, यहाँ लिखता हूँ एटमॉस्फेयर, ठीक। सो इसके देखता हूँ, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, ठीक है, पता ही आपको, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे ओजोन लेयर से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो हमारा वायुमंडल है 1600 किलोमीटर ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, यहाँ पे अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, ये रॉकेट्स भेजते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम प्लेन्स उड़ाते हैं, शोभ मंडल में उड़ाते हैं, ठीक है, पैराशूट उड़ाते हैं, शोभ मंडल में उड़ाते हैं। अब इनको उसका देखते हैं आगे। वायुमंडल को उनके घटकों मतलब कंपोनेंट्स होता है, या भी कंपोजिशंस बोलते हैं, कंपोजिशंस। कंपोजिशन तापमान तथा अन्य के आधार पर, तापमान टेम्परेचर, अन्य के आधार पर मतलब जो भी और महत्वपूर्ण 5 परतों में बांटा जाता है, ठीक है। तापमान के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, कैसे कैसे बने हैं, कौन कौन सी गैस है, और अन्य आधार हैं जिनमें 5 हमने परतों में बांट लिया अपने वायुमंडल को, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 5 परतें हैं हमारी वायुमंडल, 1 2 3 4, ये 5, ठीक। ऐसे करके हमने 5 में बांटा है। अब देखते हैं कौन सी 5 हैं वो। अब देख लीजिए 5 के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा क्या है जानते हैं। पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को कहते हैं एक एक करके मैं सारा लिख देता हूँ क्षोभ मंडल के बारे में। जैसे क्षोभ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, ठीक। उसके बाद बहिर्मंडल। मैंने आपको बोला मैं सबके बारे में बाद में बताऊँ, क्योंकि 6th की क्लास में यही है, और मैं आपको 6th की क्लास पढ़ा रहा हूँ, 6th क्लास पढ़ा रहा हूँ बस। इससे ज़्यादा अभी मत रखो कि क्या क्या जानना है आपको, ठीक है। बस इंग्लिश बता दे रहा हूँ, और जो जो इसमें आपको वायुमंडल किस परतों में बांटा गया वो बता रहा हूँ, ठीक। तो क्षोभ मंडल कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई वो सोचा जो आती है स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, ये स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर,
ठीक, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, मध्य मतलब तो मीसो है, क्योंकि एम से दोनों चालू हो रही हैं तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। उसका आयनमंडल को कहते हैं ट्रोपोट, और स्ट्रेटो उसका कहते हैं थर्मोस्फेयर। इतना आसान नहीं रह जाता, पर बार बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो। जैसे एक्सो स्फीयर, क्योंकि मुझे एक्सो से बाहर मतलब कि बाहर होता है, एक्सो बोलते हैं उसे, एक्सपेंड करना बाहर मतलब, तो उसे एक्सो बोलते हैं। तो ये सारे हैं सौमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, इनको 5 परत ऐसे बांटी गई हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक, वायुमंडल किससे बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद तो दूसरी गैस है जैसे CO2, ठीक, ऑर्गन, ये बची हुई है बाकी जितनी है, और एक्सेट्रा, ये 1% है। ठीक, ये इसका विभाजन है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, पता है आपको, जबकि नाइट्रोजन प्राणों की वृद्धि के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत गर्म मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी, इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी, ऑर्गन भी और सारी गैसें हैं, वो 1% है सारी मिला के। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है आप बताता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी को द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हम पृथ्वी पर जो चीज़ भी जला रहे हैं, जैसे कि हम आग जला रहे हैं, इससे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, बिजली के लिए कोयला जला रहे हैं, उससे ऊष्मा निकलती है। ठीक, ऊष्मा मतलब एनर्जी निकलती है। उसके बाद हम वाहन चला रहे हैं, उससे ऊष्मा निकलती है। गर्माहट, एक तरीके से ऊष्मा मतलब गर्माहट को मानते हैं। इसको क्या, ये अवशोषित कर लेता है, ये सब अवशोषित कर लेता है। और जितनी ज़्यादा ये गैस होगी उतनी ऊष्मा अवशोषित होगी। इसका काम क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर, अब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, जितनी भी हीट है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेना। तो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी तो जितनी ज़्यादा गैस बढ़ेगी, हम क्या कर रहे हैं अब देखते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, मतलब इससे पौधे की वृद्धि होती है, पूरा वातावरण ठंडा हो जाएगा तो पौधे की वृद्धि भी खराब हो जाएगी। मतलब CO2 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी भगवान ने हमें CO2 दी है। ठीक है, या फिर आप जिसको मानते हो उसने हमें CO2 दी है। परंतु ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक, यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के कमी होने के सांस लेने में दिक्कत होती है, पता है, क्योंकि ऊपर लेके ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वही बोला है कि वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, घनत्व किससे बना हुआ है? 99% किससे बना हुआ है? कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ से 99% बना हुआ है। तो ज़्यादातर चीज तो यही कम होगा, ऊपर जाके ये कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए घनत्व ये बोला गया कि वायुमंडल के घनत्व ज़्यादातर किससे है? 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता रहता है, ऊपर तापमान घटता रहेगा और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्थान पर अलग अलग होता रहता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु जो है कैसे, वायु क्या होती है? वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये याद रखने वाली चीज़ है, याद रखना। ठीक, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, वही बार लिखा है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, मतलब बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? विंड। पवन कहते हैं विंड। ठीक, उसका जीव मंडल, यहाँ पर लास्ट टॉपिक जीव मंडल क्या है आप देखते हैं। बायोस्फीयर इसे कहते हैं। ठीक, बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है, जितनी चीजें हैं सब बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर, ठीक, सारी चीजें बायोस्फीयर ही हैं। जीवमंडल स्थल बता दिया, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों की जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों को बता दूं, इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं।
मैमल्स के आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल में जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत, जिसे कहते हैं एनिमल किंगडम, पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, आगे ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाई होगी, ठीक। उसके बाद पादप जगत, जिसे कहते हैं प्लांट किंगडम, ठीक। जंतु को कहते हैं क्या, एनिमल, और प्लांट को कहते हैं, और जगत को कहते हैं किंगडम। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे कि हवा मिल जाती है वायुमंडल से, जल मिल जाता है जलमंडल से, और बाकी बहुत जो भूमंडल है उससे हमें क्या मिल जाता है, रहने की स्थिति, जगह मिल जाती है। और फिर हम लोग भी उसमें, हम सब इसमें आ जाते हैं, जीवमंडल बन जाता है पूरा ये, और इसमें क्या सारे मिलकर एक क्रिया करते हैं जिससे कि हम अपना जीवन जी पाते हैं। इसमें जानवर भी अपना जीवन जी पाते हैं, हम लोग भी, कीड़े मकोड़े भी, छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी, ठीक है, वो सब जी सकते हैं, ठीक। इसमें बैक्टीरिया सब कुछ आ जाती हैं। पृथ्वी के, इसमें बताया गया पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग में मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। हमने क्या किया, बस क्या किया, खेती के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को हमने काट दिया। उससे क्या होगा, जैसे पहाड़ है ऐसे ऐसे करके, और पहाड़ पे यहाँ पेड़ हैं, हमने पेड़ को काट दिया तो क्या पहाड़ जो यहाँ से खिसकने लगेंगे, जो मिट्टी यहाँ से खिसकने लगेगी, ठीक है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग भी पूरा वो डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित प्रदूषण प्रभावित करने से पीने लायक पानी हमारे पास पीने के लिए स्रोत ही क्या 2.5%, और वो भी हम गंदा कर देते हैं। तो झीलें हैं और हमारी जो नदियाँ उनको हम गंदा करते हैं तो पानी पीने के लिए वो भी कम हो जा रहा है, ठीक है। जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, यह जल दूसरे को जीवों को नुकसान पहुंचाता है, और जो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह सब रहती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों से उत्सर्जित वायु पदार्थ प्रदूषित करता है। ये सब तो अब नॉलेज वाली चीज़ है, पढ़ लो फिर भी। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं, ठीक है। भूमंडलीय तापमान मतलब से ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अब क्या बता रहा हूँ मैं, अब ध्यान से सुनना। CO2 का काम क्या है, हीट को ऑब्जॉर्ब करना, ठीक। और हमें प्रकृति ने इतनी CO2 दी है जो हमारे पूरे पृथ्वी का काम चला सके, हमारा जीवन यापन कर सके, ठीक है। क्योंकि पौधों को उससे ऊर्जा मिलती है, पौधों के लिए ज़रूरी है, हीट भी ज़रूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए इस सब के ज़रूरी है हीट को ऑब्जर्व होना। परंतु हम मानव खुद अपने आप से, अपनी खुद चीज़ों को बनाए हुए से, आर्टिफिशियल चीज़ों से हम इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि पृथ्वी के लिए घातक हो रहा है। अब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे CO2 गैस बढ़ेगी वो क्या है, हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी, हीट ऑब्जॉर्ब करेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये रीजन है पूरा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं, वो आपको पता लग जाएगा। 4 प्रमुख परिमंडल बताया था, भूमंडल, जलमंडल और भूमंडल, जलमंडल, एक कौन सा था अब याद है, ये होता है उसका तरीका, वायुमंडल ठीक, वायुमंडल और जीवमंडल जिसमें हम सब मिलकर रह जाते हैं। ये 4 परिमंडल हैं, ठीक। मैंने लिखवाए थे, बताए हुए, पढ़ाए हुए। पृथ्वी पर महाद्वीप का नाम बताइए, सारा पता है। 2 महाद्वीप का नाम है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ से, मेरे नीचे की तरफ, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। उनकी विभिन्न परतों के नाम बताइए, बताया अभी। पृथ्वी नीला क्यों कहता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्तरीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर देश को ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों जरूरत है, बताया आपका भी सब। कौन सी श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, बता यूराल, ठीक। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में से कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, उत्तर अमेरिका दूसरे कैसे स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, कौन सा थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताया एशिया। पृथ्वी सबसे बड़ा गहरा भाग मरियाना ट्रेंच। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर हिंद महासागर। डैश स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, जीवमंडल। यूरोप में एशिया महाद्वीप को एक साथ जोड़ता है, वो बताया गया है, ठीक है, बैरिन स्ट्रेट। तो ये चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी और ज़रूरी भी है। तब मेरा काम आपको समझाना, बताना, जो कि मैंने कर दिया है। आगे की मेहनत आपकी, जितनी आप आगे मेहनत करेंगे उतना ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।